हम हैं असली भारत, हम भी भारत। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज आपकी मुलाकात हम क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे सितारे से कराने जा रहे हैं जिसने 10 साल भारत की जो क्रिकेट का मानचित्र है उस पर राज किया, भारत को रिप्रेजेंट किया। इरफान पठान का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सरोकारों के लिए, गलत को गलत कहने के लिए, नाइंसाफ़ी जहां हो रही हो वहां आवाज़ उठाने के लिए, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझता है। एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर आज हम आपके सामने इरफान पठान को लेकर आए हैं, सिर्फ उनके क्रिकेट की वजह से नहीं। जिस पिच पे, क्रिकेट की पिच पे जैसे वो खेलते हैं वो तो आप सब जानते हैं, लेकिन ज़िंदगी की पिच पर वो कैसे खेलते हैं, आज उनका वो पहलू, उनकी शख्सियत का वो हिस्सा आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इरफान पठान, जिन्होंने 35 साल उनकी उम्र है, 29 टेस्ट मैचेस खेले हैं उन्होंने, 120 वनडे इंटरनेशनल्स खेले हैं, 24 2020 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 2003 से लेकर 2012 तक का उनका क्रिकेट का करियर रहा है। गुजरात के वडोदरा के रहने वाले हैं इरफान पठान और अभी भी वडोदरा में ही रहते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में एक तरह का विवाद हुआ जिसको ट्विटर, एक कंट्रोवर्सी जिसको हम नाम देते हैं, कि उन्होंने एक ट्वीट किया। तो जब उन्होंने जिक्र किया कि एक अलग धर्म के मानने वाले लोगों को किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में घर मिलने में दिक्कत होती है, तो न सिर्फ कि उनकी इस बात को गंभीरता से लिया जाता और ये जानने की कोशिश होती कि वाकई जो उनकी ये शिकायत है या जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, बल्कि एक ट्विटर आर्मी जो है वो उनके ऊपर छोड़ दी गई। इरफान पठान का ये कहना है कि ट्विटर पर गाली देना देशभक्ति नहीं है। इरफान पठान, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वायर पर। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ और मुझे दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि बड़ौदा से आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल, घर के अंदर से। जी हाँ उसको बड़ोदरा भी कहते हैं। तो इससे पहले कि क्रिकेट और बाकी चीज़ों पे मैं जाऊँ, सबसे पहले मुझे बताइए कि लॉकडाउन में आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? देखिए, जिस तरह से बाकी लोगों की जिंदगी गुजर रही है, बिल्कुल उसी तरह से हमारी जिंदगी भी ऐसी गुजर रही है। इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो मसला है, ये पैंडेमिक है, ये खत्म हो और पूरी दुनिया अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें वापस आए और कोशिश करे कि इसी के साथ कुछ वक्त तक जीने की तैयारी। लेकिन ब्लेसिंग है, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जितने लोगों के पास मंथली जो काम करते हैं, रोजगार अपना बनाते हैं, उसके हिसाब से जिंदगी गुजारते हैं, उनके बारे में जरूर एक सोच आती है, फिक्र आती है। लेकिन उसके अलावा हम जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेले, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे लिए, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था ट्रैवल की वजह से। और जब क्रिकेट खेलता था तब क्रिकेट के लिए बिजी होता था। अब क्रिकेट छोड़ दिया है तो कमेंट्री है, कभी एकेडमी है, कभी मेंटोरिंग है, कभी कुछ काम, तो बहुत सारी चीजें रहती, जिससे ट्रैवल बहुत रहता। तो वालिदैन के साथ जो वक्त गुजारना था वो गुजार नहीं पा रहा था। तो इस पैंडेमिक में लास्ट के 3 महीने से काफी ज्यादा टाइम फैमिली में गुजर रहा है। काफी ज्यादा क्या, मैं मुश्किल से 3 बार बाहर निकला हूँ। एक बार हमारे कमिश्नर से मिलने, एक बार कलेक्टर से मिलने, एक बार हमारे जो मीटिंग्स थी जहाँ पे सारे कलेक्टर्स वगैरह आए थे, तो कलेक्टर की ऑफिस गए थे जहाँ पे हम अपना अपना पॉइंट्स रख रहे थे कि किस तरह से इस पैंडेमिक में लोगों को मदद की जाए और अलग अलग पहलू से लोग बाहर आए। तो वो 3 बार में बाहर गए, उसके अलावा 3 महीने मैं घर में ही था। तो फैमिली के साथ पूरी तरह से वक्त बिताया जा रहा है और साथ ही में बच्चों के साथ समझ में आ रहा है कि और ज्यादा वक्त बिताने से कितना ज्यादा और मजा आता है। जी हाँ इरफान, तो इस कार्यक्रम में हम आपके क्रिकेट के बारे में कम बात करेंगे और मैं ये एक तरह से एक डिक्लेरेशन दे देती हूँ, डिस्क्लेमर ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं आता है। मैं इरफान की क्रिकेट पिच के अलावा जो ज़िंदगी की पिच है उस पर वो कैसे खेलते हैं, मैं उस पर बातचीत करना चाहती हूँ। कुछ सामाजिक पहलू, आपकी लाइफ फिलॉसफी क्या है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी से एक तरह से एक टोन सेट करते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। इरफान, मुझे ये बताइए कि पिछले 7-8 सालों में या 2012 के बाद के दिनों में आप क्या क्या कुछ करते रहे हैं? आप 2012 के बाद की बात करें आप? जी, 2012 के बाद बहुत कुछ है। देखिए, 2012 आखिरी बार मैं मैच खेला था, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट अनाउंस किया ऑब्वियसली 1 साल पहले। लेकिन उसके बीच में काफी ज्यादा था, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, आईपीएल खेल रहा था, साथ ही में हमने एकेडमी हमारे लॉन्च की थी, मैंने और मेरे भाई ने 2 टायर सिटीज के जरिए। क्योंकि हम हमेशा सोचते थे, जब हम छोटे थे, हमने जिस तरह से क्रिकेट खेला है, हम ऐसे मैदान से क्रिकेट खेलते थे जहाँ पे घास का एक तिनका नहीं था, वहां पे पिच भी खुद रूलिंग करते थे। हम सबसे पहले जाते थे मैदान में, मैं और मेरा भाई। मैटिंग पिच का जमाना था वो टाइम पे, नेट भी हम खुद अपने हिसाब से बांधते थे ताकि जब बाकी लड़के आए तो सब पिच आपको तैयार मिले, और सबसे आखिर में हम निकलते थे। हमें पता था कितनी मुश्किल होती है अच्छी फैसिलिटीज बच्चों को मिलना, और उस चीज से हम गुजर चुके हैं। तो
तो हमारा यही उम्मीद है कि हम जब अकेडमीज बनाएंगे तो भी हम पहले 2 टायर सिटीज में जाएंगे। तो हमने 2 टायर सिटी में स्टार्ट किया और उसके बाद अभी माशाल्लाह काफी सारी अकेडमीज पूरे मुल्क में रनिंग हो रही है। तो वो सारे काम कर रहे थे और मतलब इंडिया को खेलना यस हमेशा सबसे प्राइड मूवमेंट रहता है, लेकिन उसके अलावा भी मतलब बहुत सारी चीजें थी जो करने को। अभी फिलहाल एक मूवी भी कर रहा हूँ साउथ में, तो उसमें भी लगे रहे। तो काफी जो ऑलराउंडर की बात है ना, वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ, बहुत कुछ चीज है, तो काफी ज्यादा मसरूफियत है। लेकिन सबसे बढ़िया बात रही फैमिली के साथ अभी एक बच्चा भी है, तो आई थिंक फादर बनने वाली खुशी भी इस बीच दौरान आई है, 2012 और 2020 के दौरान। आपकी उम्र सिर्फ 35 साल है, लेकिन जो लाइफ फिलॉसफी है वो मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो, जो ग्लैमर की दुनिया से आया हो, जो कि युवा दिलों की धड़कन रहा हो, वो एक पिता की तरह बात कर रहा है। और एक बहुत बड़ा शहर, ना सही छोटा शहर, हालांकि वडोदरा भी बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी बॉम्बे नहीं है, वो दिल्ली नहीं है, या और कोई बड़ा शहर न्यूयॉर्क नहीं है या पेरिस नहीं है। लेकिन जो आपकी लाइफ फिलॉसफी है, ऐसा लगता है कि सिर्फ न सिर्फ कि आप अच्छा खेलना जानते हैं, बल्कि अच्छा सोचना, अच्छा बोलना भी जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इरफान पठान जो कि क्रिकेटर रहे हैं, और एक तरह से क्रिकेट जो है वो एक राष्ट्रवाद के एक सिंबल के तौर पर हमेशा देखा गया, चाहे वो हमने फिल्मों में देखा हो कि किस तरह से पोर्ट्रेल हुआ है क्रिकेटर्स का, या फिर हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान मैच के दौरान जिस तरह से राष्ट्रवादी भावनाएं और ख़ासकर समुदायों में बटी हुई भावनाएं भी हमने देखी हैं। ऐसे में इरफान पठान ने जब एक दशक भारत के लिए खेला, तो क्या इरफान पठान होने का कभी कोई एहसास हुआ? बिल्कुल एहसास हुआ इरफान पठान होने का, एक बाशिंदा होने का, मुल्क का एक प्यारा बाशिंदा होने का बिल्कुल एहसास हुआ। बहुत प्यार मिला और बहुत लोगों ने जितना प्यार दिया, जो इससे पहले मैं 15 साल की उम्र से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैं 15 साल का जब था तब मैं पहली बार इंडिया अंडर 15 को खेला था। और जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हमेशा प्यार मिला है, हमेशा इज्जत मिली है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इरफान पठान कौन है, कहाँ से आता है। बस इतना प्यार मिला है कि इरफान पठान आ रहा है, पहली बॉल डाल रहा है, पहले या दूसरी ओवर में विकेट निकाल रहा है, हैट्रिक निकाल रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहा है, सिर्फ प्यार मिला है। हाँ, सिर्फ नाराजगी तभी मिली है जब इंडिया हारी है, और वो मेरे साथ नहीं, हर किसी के साथ मिली है। तो लेकिन जो आप सवाल पूछना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा कोई फीलिंग कभी नहीं हुआ कि कौन है, कहाँ से आया है। बस क्रिकेट खेल रहा है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बंदा है। बस यही हमेशा एहसास हुआ है। अब जब सोशल मीडिया का जमाना आया है, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, दिल को दुख भी होता है। और पहले मैं बात नहीं करता था इसके बारे में, ये लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए और नफरत की बातें नहीं करनी चाहिए। अब जब बात आती है सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके कोई भी आके कुछ भी फेक अकाउंट बना के भी बात कर सकता है। अपनी दिल की भड़ास अपने अकाउंट से नहीं, दूसरे के अकाउंट से जाके एक फेक अकाउंट बना के बोल सकता है, और काफी सारी जो पीस है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तब जाके मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में अगर रोजमर्रा की जिंदगी देखें, तो आज भी मेरे ऐसे इतने सारे दोस्त हैं जहाँ पे हम हर रोज हम ऑनलाइन बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, रेगुलर बात होती है। तो ये नहीं पूछा जाता कि वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, हमसे नहीं पूछा जाता हम कौन है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ मोहब्बत होती है, प्यार होती है, और ये सब चीजों से दूर रखा जाता है एक दूसरे को कि कौन क्या, ये नफरत फैलाने की बात है। लेकिन हाँ, आजकल में ये बात अच्छी है कि अवेयरनेस काफी ज्यादा आ गई है। सोशल मीडिया के चलने से ये जरूर हुआ है कि बहुत लोग नेगेटिव बात करने की कोशिश करें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिव बात करना चाहते हैं, जो मिलने वाली बात करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यार अगर मिलके रहेंगे, अच्छी पॉजिटिव बात करेंगे, तो हम जहाँ पे हैं अभी, हम ऐसे कंट्री हम और ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो इरफान, क्या हुआ कि 2012 के बाद का भारत, यानी कि जब आप क्रिकेट पिच से बाहर आए, जब आपने प्रोफेशनली खेलना ख़त्म किया, क्या उसके बाद आपको लगता है कि भारतीय समाज और भारतीय राजनीति कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है, कि जो इरफान पठान ने एक्सपीरियंस किया 2003 से लेकर 2012 तक, 2012 से लेकर 2020 तक का भारत बदला है क्या? मुझे लगता है कि देखिए, बदलने की बात नहीं है, भारत अच्छा ही रहा है और बेहतर ही करता जाएगा। सी हम बहुत ज्यादा चीजों से गुजर चुके हैं। हमारी अगर हिस्ट्री देखेंगे ना, हमारे पास आए अंग्रेज, हमारे कितने साल राज करके गए, उससे पहले कोई और आए थे, वो राज करके गए, लेकिन हमने सरवाइव किया और हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी भी जो वक्त आया है जहाँ पे कुछ ऐसी
चीजें होती है जहाँ पे ये जो पीस है उसको डिस्टर्ब करने की बात होती है, लेकिन हम इससे भी सर्वाइव करेंगे और इससे भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो बदलाव की बात है, बदलाव सिर्फ इतना आया है मेरे जो खेलने के बाद, देखिए उससे कनेक्ट करना सही नहीं रहेगा, लेकिन जब से सोशल मीडिया की ताकत बढ़ी है, जब से ज्यादा हर लोगों के पास मोबाइल आने लगा है, ज्यादा से ज्यादा अलग अलग ऐप आने लगी है, ज्यादा से ज्यादा उस पे आके जो फेक हीरोइज्म और जो फेक पेट्रोटिज्म जो ऑनलाइन आने लगा है, वो जरूर बदला है, वो जरूर चेंज हुआ है। मेरे हिसाब से देखिए असली जो हीरो है ना इस मुल्क के, ना तो हम क्रिकेटर है, ना तो फिल्म स्टार है, असली हीरो सबको पता है कौन है, वो जो सरहद पे जो खड़े रहते हैं ना, चाहे वो कोई भी सरहद है, वो असली हीरो है। बाकी जो भी पेट्रोटिज्म की बात करता है, हाँ एहसास होना चाहिए मुल्क के लिए। मेरे घर के अंदर मेरे वालिद, मुझे मेरे वालिद को बोलने की भी जरूरत है, मेरे घर के अंदर ऑफिस में अगर आप आएंगे, एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको चीज दिखेगी इंडियन फ्लैग। एक बड़ा सा अब्बा ने इंडियन फ्लैग उनकी ऑफिस छोटी सी लगाई हुई है, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये अंदर से जो फीलिंग है, जो भावना है इस मुल्क के लिए, वो है। मुझे याद है 2004 में जब मैं पाकिस्तान गया था, हम लोग सीरीज जीते थे, मस्जिद के छत पे खड़े होके मेरे वालिद इंडियन फ्लैग फैला रहे थे। मेरे वालिद ऐसे भी जा सकते थे, तो वो झंडा लहरा रहे थे, और वो जो प्राउड फीलिंग थी एक फादर। जब आप कराची में आपने खेला था, बहुत मशहूर जो मैच रहा, कराची का आप जिक्र कर रहे हैं? नहीं, मैं जिक्र कर रहा हूँ जब हम वनडे चैंपियन हुए थे, ये उससे पहले की बात है। कराची का जो हैट्रिक था 2006 में था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 में। 2004 में जब हम वनडे सीरीज भी जीते थे, हम टेस्ट सीरीज भी जीते थे, और ये सीरीज जब हम जीते थे, ये वहां पे पाकिस्तान में सीरीज हो रहा था 14 साल के बाद। वो सीरीज इतने साल बाद जाना और इंडिया का वहां पे परचम लहराना मेरे वालिद के लिए एक बहुत जबरदस्त बड़ी फीलिंग थी। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं थी। मेरे वालिद, बहुत सारे लोग मस्जिद के बाहर आके खड़े हुए थे, ताली बजा रहे थे, शोरगुल कर रहे थे, बहुत मीडिया आई हुई थी। मैं गूगल पे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, वो मिल नहीं रहा था, लेकिन आप अगर देखेंगे हिस्ट्री में जाके तो पता चलेगा 2004 की बात है, जब मेरे वालिद टोपी पहन के मस्जिद के छत पे जाके तिरंगा लहरा रहे। वो उनकी प्राउड फीलिंग थी। उनको हमने नहीं बोला था कि आप जाके ये झंडा फैलाओ, ये उनकी दिल की बात है। तो जो कंट्री को रिस्पेक्ट करने की बात है, जो दिल से लगाव होने की बात है, वो खुद के अंदर से आनी चाहिए। आप ये सोशल मीडिया पे जाके एक दूसरे को बार बार कानाफूसी कर रहे हैं, बार बार गलत बात कर रहे हैं, इससे पेट्रोटिज्म की कोई भी निशानी सामने नहीं आती है। बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं इरफान, लेकिन एक ट्वीट आपका पिछले दिनों में आया और पता नहीं, मेरा मन हुआ कि आपसे ज़रूर पूछूं कि ऐसा कहने की नौबत क्यों आई। ये ट्वीट दर्शकों के लिए मैं पढ़ देती हूँ। ख़ासकर ये वो वक्त था जब ब्लैक लाइव्स मैटर का वक्त चल रहा था और ये बात हो रही थी कि डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उनको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, जबकि अमेरिका में इस तरह का मूवमेंट चल रहा है माइनॉरिटी राइट्स को लेकर। आपका ट्वीट था कि रेसिज्म इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द कलर ऑफ द स्किन, not allowing someone to buy a house in a society because of his religion, because of a different faith is also racism. ऐसा कहने की नौबत क्यों आई? So I didn't use the word religion because I don't like to. I like to use the word faith because and that's a culture of our country. हमारे जो मुल्क का जो कल्चर है वो कमाल का कल्चर है। इसीलिए हम जो कहते हैं ना हमारा देश महान है, वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी कमाल की है। आप नॉर्थ में चले जाओ, वहां पे आपको एक जो जिस तरह से लोगों का रहना है, खाना है, पीना है, वो अलग है। आप साउथ में चले जाओ, वहां पे लोगों का रहना है, खाना है, पीना है, सब अलग है। ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, सेंट्रल चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इस मुल्क में, तो डाइवर्सिटी कमाल की है। तो इस वजह से अलग अलग फेथ के लोग रहते हैं, जो मैं हमेशा मानता हूँ कि उसके बारे में बात करनी चाहिए, ना कि हम हमेशा रिलीजन पे बात करें और उस पर ही अड़े रहे और हमारे असली ग्रोथ जो है उस पर हम नजर ना डालें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए सिर्फ फेथ पे बात करो, और अगर करनी पड़े तो उसकी भी जरूरत नहीं आनी चाहिए। सिर्फ प्रोग्रेस पे बात होनी चाहिए, सिर्फ आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। खैर, अब ये जो आपका सवाल है कि मेरे को मुझे ये बात करने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा होता है। देखिए, आज हमारे मुल्क में ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या क्या नाम से कहा जाता है, क्या नाम से बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता। जो उनको ये नाम से बुलाना नहीं चाहिए, वो हमारे मुल्क के लोग हैं और उनको उस नाम से बुलाया जाता है जो पड़ोसी मुल्क में रहते हैं, जो ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे जो रोजमर्रा के जो लोग हैं, जो वेस्ट में रहते हैं, जो सेंट्रल जोन में रहते हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं, उनसे थोड़ा अलग दिखते हैं। तो इस वजह से उनके लुक के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिया जाता है, जो बहुत ही गलत है। मेरा ये मानना है कि कई जगह पे आप कई सोसाइटी में जाओ घर ढूंढने के लिए, चाहे कोई भी आप फेथ से बिलीव करते हो, सिर्फ एक फेथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
तो अलग अलग रहने की बात होती है कि आपको यहाँ पे घर नहीं मिलेगा, आप इस फेज से तो आपको यहाँ पे घर नहीं मिलेगा, आप इस फेज से तो आपको यहाँ पे घर नहीं मिलेगा। ये क्या सही अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और मैंने एक फेथ की बात नहीं की, मैं सब फेथ की बात करता हूँ। और हमको ये चीज से बात करनी होगी, हमको ये चीज को आइडेंटिफाई करके उसको बेहतर करने की बात करनी होगी, तभी जाके हम बेहतर होंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम बेहतर नहीं होंगे एज ए मुल्क और एज ह्यूमन ऑल्सो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज तो हमने देखी है, हम तो बाहर खेलने गए थे, हम इंग्लैंड में खेलने जाते हैं, हमें इसका सामना करना पड़ता है। ये यू आर इंडियन, मतलब ऐसे करके हमको, जब हम लोग अंडर 19 खेलने गए थे, हमारे साथ किस्सा हुआ था जहाँ पे मेरे साथ गौतम गंभीर भी थे, अमित भंडारी भी थे, हमारे इंडिया के प्लेयर भी थे हमारे साथ। बाकायदा कभी मौका मिलेगा तो वो किस्से के बारे में बात की जाएगी, जस्ट बिकॉज वी वर इंडियन। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ कभी भी ऐसा किस्सा ना हो, क्योंकि हम इतनी बड़ी ताकत बने दुनिया में, ये सब चीजें ना हो। लेकिन हमारे ही मुल्क में अगर हम उसको एड्रेस नहीं करेंगे और कितनी बहुत बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं कि आप भारत से बाहर जाकर अगर भारतीयों की तरह की वजह से या हमारी ब्राउन स्किन की वजह से हमें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो भी बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर घर के अंदर ही, देश के अंदर ही अगर इस तरह का सलूक हो, क्योंकि इरफान ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है, ये इमरान हाशमी से लेकर और भी कई लोगों ने इस तरह की बात कही है कि वो लोग जो कि बाकायदा स्टार्स हैं, ये सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है, बल्कि वो लोग जो डिफरेंट फेथ है उनका, जो स्टार्स हैं, जो ग्लैमर की दुनिया से आते हैं, जिनका टिकट खरीद के लोग उनका मैच देखने जाते हैं या उनकी फिल्म देखने जाते हैं, अगर उनके साथ भी ये डिस्क्रिमिनेशन है तो वाकई पता चलता है कि कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसा कोई इम्परफेक्शन है जिसे हमें सुधारने की जरूरत है। और बात करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, आज मैं अगर बात करता हूं, मैं अगर लड़ाने की बात करूं ना, तो फिर मुझे नहीं करनी चाहिए, फिर मेरा इंडिया खेलने का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ मिलाने की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ एड्रेस करने की बात कर रहा हूं कि इस चीज को हम एड्रेस करें। हम जब अमेरिका में कुछ होता है उसके बारे में अगर हम बात करते कि उसकी लाइफ बिल्कुल गलत है, जो हुआ फ्लॉयड के साथ वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए, और उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है और वो जुल्म बंद होना चाहिए। कितने सालों से चला आ रहा है। हमने देखा था ग्रेट मोहम्मद अली, उन्होंने ये पैगाम दुनिया में लोगों तक पहुंचाया था। वो स्पोर्ट्समैन थे, उन्होंने कहा था कि यार ये जो डिफरेंशिएट होता है जो स्किन के हिसाब से, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी बिना लड़े, सिर्फ अपनी जो बिलीफ थे उस पर खड़े रह के, और उनका पूरा हक था, वो जैसे सोचते, एज लॉन्ग एज वो लड़ा नहीं रहे अंदर ही अंदर मुल्क में। मैं भी यही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने भी तबके चल रहे जो लड़ाने वाले, उसको हम आइडेंटिफाई करें और हम लड़े नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो हमारी कमजोरियां हैं हम बेहतर होने की कोशिश करें। देखिए, मैं क्रिकेट टीम में, अगर मेरी क्रिकेट टीम में 11 लोग हैं और 11 लोग एक रास्ते पे नहीं चल रहे, तो टीम कभी जीतेगी क्या? रेगुलर नहीं जीतेगी, इक्का दुक्का मैच जीत जाएगी। अगर मैं चाहता हूं मेरी टीम वर्ल्ड चैंपियन बने, तो मेरी टीम को एक साथ होकर खेलना पड़ेगा। मेरी इंडियन टीम में कितने लोग आते हैं? कोई साउथ से होता है, कोई नॉर्थ से होता है, कोई वेस्ट से होता है, कोई ईस्ट से होता है, कोई सेंट्रल से होता है, लेकिन सबका एम क्या होता है? सिर्फ मेरे मुल्क को आगे ले जाना, सिर्फ मेरी टीम को आगे ले जाना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों नहीं कर सकते? जितने भी डिफरेंस, देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे से हेट करते हो। आज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मेरे और मेरे भाई की भी रहते हैं। मैं और मेरा भाई तो मेरे माँ बाप की औलाद है, लेकिन हमारे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ झगड़ा करते रहे, हम सिर्फ नफरत से एक दूसरे को देखते रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा तो और ज्यादा बेहतर होने की कोशिश होगी और आप अपनी गलती को सुधारोगे। सिमिलरली, आप जो साउथ में होता है, मैंने ये चीज बाकायदा बोली थी कि साउथ में हमारे जो खुद के बंदे हैं, जो हमारे भाई हैं, वो वेस्ट में मैच खेलने आए, बड़ौदा में एक बार मैच खेलने आए थे, उनको उनकी स्किन के कलर से बाकायदा बुलाया जा रहा है। मैं जाके क्राउड से लड़ रहा हूँ कि नहीं, आप ऐसी बात मत करो, इसमें बड़ौदा का भी नाम खराब होता है और मुल्क का भी नाम खराब होता है। अगर मैं और ये बात है, मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, मैं अभी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये क्यों करना? क्यों? आपको क्योंकि मजा आ रहा है, आपको मजे ले रहे हैं लोगों के, बस आपको बोलना है। ओनली थिंग इज, कभी कभी हमें हमारी गलतियां पता नहीं चलती, हमें अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तभी आएगी जब उसके बारे में बात की जाएगी। जितने भी इश्यूज है, देखिए, बात तो मैं बहुत सारे इश्यूज पे करना चाहता हूँ, लेकिन हर इश्यूज का मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं उस बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ। लेकिन अगर किसी चीज पे मैं बिलीव करता हूँ, मैं उसके बारे में जरूर बात करूंगा। इरफान, उसके बाद आपने ये भी कहा, शायद आपको दुख हुआ जिस तरह से ट्रोल किया गया, सिर्फ ये शिकायत करने पर कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कोई आरोप भी नहीं था, ये सिर्फ एक शिकायत थी जो अपनों से की जाती है, वही आपने शिकायत की। उसके बाद आपने कहा कि आप जो हैं वो, यू ट्वीट लाइक एन इंडियन एंड यू विल नॉट स्टॉप। तो किस तरह के कमेंट्स आपके पास आए, किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया आपके इस शिकायत करने को कि अगर आप सोसाइटी में सिर्फ डिफरेंट फेथ होने की वजह से किसी को जगह नहीं दे रहे हैं तो ये भी रेसिज्म है? किस तरह के ट्रोल्स का और ट्वीट्स का आपको सामना करना पड़ा?
देखिए, सामना करना पड़ा ऐसा कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत चीज़ों का सामना किया है और मैं ये करता रहूँगा, मैं रुकूँगा नहीं। अब दूसरी बात है, अगर ये ट्रोल्स को लगता है कि इनकी ये जो तकियानुसी बातें हैं, जो नेगेटिव बातें हैं और ऐसे-ऐसे अल्फाज़ों का इस्तेमाल करके जो ट्वीट किया है मुझे इनको मुझ पे, तो इनको लगता है कि मैं इससे चुप हो जाऊँगा या थक हार के कभी इससे अगर गलत होगा तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, तो ये गलत है। ये गलतफ़हमी में जी रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, बुरा लगता है। क्योंकि कई बार अपने दोस्त भी जो है, घर वालों को भी कहीं न कहीं से पता चलता है कि ये ऐसी बात कर रहे हैं इरफान के बारे में। इरफान पठान जो इंडिया खेला है उसको जिहादी बताया जा रहा है, उसको टेररिस्ट बताया जा रहा है, बगल के मुल्क में एक प्लॉट दिया जा रहा है। पता नहीं उनको इतनी क्यों मोहब्बत है बगल के मुल्क से, अपने मुल्क का ध्यान रखो ना मेरे भाई। तो खैर, ये कई लोगों को ऐसा है, बार-बार याद दिलाने का जो मौका है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, आज जो अंग्रेज़ है, जो हमारे मुल्क में कितने साल राज करके गए, सालों साल बहुत जुल्म किया, लेकिन आज कितने ज्यादा इंडियन, आप आंकड़े ढूंढिए, कितने इंडियंस इंग्लैंड में बसे हुए रोजी रोटी के चक्कर में। तो ये जो बसे हुए इंग्लैंड में है, जिन्होंने हम पे इतना जुल्म किया, क्या वो देशद्रोही है? क्या बोलेंगे आप? नहीं। फिर देश की बात क्यों नहीं आती? फिर बात आती है, नहीं वो अपनी रोजी कमाने गए, रोजमर्रा की जिंदगी जीने गए, अपनी फैमिली का बेटर अपब्रिंगिंग करने गए। सो समझने वालों को इस मैसेज से ये समझने की जरूरत है कि भाई, अच्छे से अपनी जिंदगी जियो, अच्छे से ईमानदारी से काम करो, लड़ना झगड़ना छोड़ो, साथ में आओ, साथ में आओगे, साथ में काम करोगे, साथ में आगे बढ़ोगे, तो इमेजिन दुनिया में अपना मुल्क सुपर पावर बनेगा। आज जो साइंसदान है हमारे साइंटिस्ट बाहर के मुल्क में जाके बैठ के बड़े बड़े पोजीशन में बैठे हुए हैं, वही लोग अगर घर में आके काम करेंगे तो कहाँ जा सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा फॉलो अप इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ज़्यादातर जब आप सेलिब्रिटीज से बात करते हैं, जो स्टार्स हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे कंधों पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं और हम स्पॉन्सरशिप जो है हमारे हाथ से निकल जाएगी, फला प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा, या इस नफरत का सामना हम नहीं करना चाहते। लेकिन इरफान पठान ने ये क्यों सोचा कि बोलना ज़रूरी है? क्यों इरफान पठान को लगता है कि आई विल नॉट स्टॉप? क्यों? देखिए, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज है। कई लोगों को ऐसा जो जो बात करते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट चले जाएंगे, उनका जॉब चले जाएगा, होता है, बाकायदा होता है। मैंने एक बात जरूर की थी कि एक जब कमेंटेटर है वो बात करते, एक मैच चल रही थी जहां पे उन्होंने दूसरी टीम के बारे में तारीफ की, और दूसरी टीम की जब तारीफ की तो एक बड़े सुपरस्टार जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई दूसरी टीम की ज्यादा तारीफ क्यों कर रहे हो। जब वो बात हुई तो किसी और ने वापस ट्वीट किया, तो हुआ ये कि वो कमेंटेटर का जॉब चला गया। ये इनसिक्योरिटीज है, वो जॉब चला इस वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं, जो इस सिस्टम को समझते हैं, ये वैल्यू समझते हैं कि नहीं, ये जो चीज हो रही है, जो नफरत फैलाने वाले जो काम चल रहा है, उसको बंद होना चाहिए, समझते हैं बहुत लोग, लेकिन बात नहीं करते क्योंकि उनको उनकी जॉब की इनसिक्योरिटीज है। कई लोगों को लगता है कि उनके जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनकी सैलरीज आती है वो बंद हो जाएगी, जॉब चला जाएगा। अब बात आई मेरी कि मुझे क्यों लगा ऐसा इसके बारे में बात करना। मैं बहुत सालों से मैं सोचता था कि मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए। अब बात करने का मैंने शुरू क्यों किया, मैंने एक ट्वीट किया था जामिया के स्टूडेंट्स के बारे में। अब गलतफहमी लोगों को ये है कि जामिया में सिर्फ एक फेथ के लोग पढ़ते हैं, जो सही बात नहीं है। ये आपको भी पता है, आप रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा। बहुत सारे अलग अलग फेथ के लोग वहां पे है, पढ़ते हैं, और वहां के स्टूडेंट के लिए मैं वरीड था, तो मैंने वो ट्वीट किया। ना तो मैं पॉलिटिकल किसी बारे में बात की, यहाँ तक कि मैंने बोला कि पॉलिटिकल जो ब्लेम गेम है वो चलता रहेगा, लेकिन आई एम वरीड अबाउट द स्टूडेंट्स। लेकिन उसपे भी कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए, जो प्योरली एक इंटेंशनल ऐसा था, जहां पे कि स्टूडेंट के साथ अगर कुछ मारामारी हो रही है, हाथापाई हो रही है, तो ये नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में मैंने बात की थी, लेकिन तब बहुत लोगों ने गाली बोला, मुझे बहुत जिहादी बोला, मुझे टेररिस्ट बोला, बहुत सारी चीजें बोली। तब मैंने डिसाइड किया कि अब जहां जहां जो बात होगी, सच बात होगी, वो मैं करूंगा। मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि रोजी रोटी देने वाला इंसान कोई नहीं होता, किसी के बस की ताकत है। रोजी रोटी देने वाला ऊपर वाला है। मेरा अभी जो भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी है, अगर खुदा ना खास्ता कल को चला भी जाता है, ऊपर वाला कोई दूसरा रास्ता खोलेगा। पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इरादा? देखिए, मुझे कोई इसमें ना तो किसी शर्म की जरूरत है, ना तो मुझे किसी से डरने की जरूरत है। मुझे 2014 से लगातार पॉलिटिक्स में मतलब टिकट देने की बात चल रही है, पॉलिटिक्स में आने की बात चल रही है, सिर्फ एक पार्टी से नहीं, एक से ज्यादा पार्टी से। खैर, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर पॉलिटिक्स के दूर रह के भी मैं अगर सोशल अवेयरनेस करता रहूँ, अपने जो भी थोड़े बहुत जो मेरे वालिद के नाम पे हम काम करते हैं, वो काम करते जिसमें लोगों को भला हो, वो करता रहूँ, अवेयरनेस अच्छे से करता रहूँ, तो जरूरी नहीं कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है। लेकिन पॉलिटिक्स में आना कोई
कोई बहुत बहुत लोग बात करते हैं कि पॉलिटिक्स में आना एक नहीं, और ये भी सोच रहे हैं लोग कि अजहरुद्दीन साहब के बाद जो है आप आ जाएं पॉलिटिक्स में, आपको पार्लियामेंट में बैठना है। देखिए, मेरा मेरा ये मानना है कि जिस दिन भी मैंने डिसाइड किया पॉलिटिक्स में मुझे आना है, तो मैं आऊंगा काम करने के लिए आऊंगा, रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को डिफरेंस पैदा करने के लिए आऊंगा। जिस दिन मैंने ये सोच लिया उस दिन जरूर आऊंगा, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा जो ऐसा मौका आपको देता है जहां पे आप मुल्क की सेवा करते हैं। अभी तक तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, अगर इरादा होता तो मैं 2019 में भी हाँ बोल दिया होता या 2014 में हाँ बोल दिया होता, लेकिन ऐसा कोई अभी तक इरादा नहीं है। आने वाले वक्त में अगर हुआ तो इतना जरूर याद रखिएगा कि ये बंदा आएगा तो काम करने के लिए आएगा, सिर्फ बैठने के लिए या इसलिए नहीं आएगा कि इरफान पठान ने मुल्क को खेला है, सिर्फ नाम के लिए आया, कहीं से भी जहां से भी लड़ रहा है वहां जीत गया और जाके अपने घर में बैठ गया, उसलिए नहीं आऊंगा। बहुत शानदार। तो आपका बेटा है, आपने बताया कि 3 साल का बेटा है, क्या वो भी अगला क्रिकेटर बनेगा? अच्छा इंसान बन जाए इतना काफी है मेरे लिए। देखिए क्रिकेटर अभी वो क्रिकेट खेल रहा था, मुझे समझ में नहीं है वो क्या कर रहा था। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जहां पे वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन शॉट लगाते लगाते कहता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अब पता नहीं उसका शौक क्या है, क्रिकेट है या कबड्डी है। तो देखिए ऑब्वियसली अगर वो क्रिकेट खेलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन जो भी वो करे दिल से करे, ईमानदारी से करे, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। इरफान, एक आखिरी सवाल जो बहुत एक निजी सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो ये कि अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि खासकर अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो अपनी मजहबी पहचान को छुपाकर या उतना ना बताकर अपनी पब्लिक लाइफ में कम से कम इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं। मैंने आपको देखा है आप काफ़ी अनअपोलोजेटिक हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में एज ए मुस्लिम। ये आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि आप एज ए मुस्लिम विद योर आइडेंटिटी, विद योर रिलीजियस आइडेंटिटी, आप पब्लिकली ऐसे ही अपेयर होना चाहते हैं? क्यों होना मुझे समझ में नहीं आता कि कई लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप मुड़ के देखेंगे ना आसपास, इतनी जबरदस्त और इतनी मोहब्बत भी है। देखिए इस मुल्क में जरूर एक सोशल मीडिया पे एक छोटा सा तबका है जो नफरत फैलाने की बात करता है। ये जो हिम्मत दी है मुझे लोगों ने दी है, ये जो आसपास के लोग हैं जो अलग अलग फेथ से आते हैं। हमारे घर में खीर आती है, दिवाली की मिठाइयाँ आती है, होली के कलर आते हैं, कितनी सारी चीजें आती है। देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान अंदर से एकदम पुख्ता हो ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर लोग क्या बोलते हैं क्या सोचते हैं। अनअपोलोजेटिक रहना ही है और आपको आगे बढ़ते रहना है। देखिए मैं उस खानदान से आता हूँ, मेरे वालिद मौजूद है, ठीक है, उन्होंने 35 साल काम किया, लेकिन उनकी सोच क्या है? यानी मस्जिद में अजान देते रहे हैं, दर्शकों की जानकारी के लिए। सिर्फ अजान देना ही नहीं, साफ सफाई भी करना। अच्छा। जिसमें हम भी मदद करते थे, जिसपे हम भी मदद करते थे रेगुलर। अब ये बात है, और मैं ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पे मंदिर है, ऐसी उनकी दीवार एक है वहां से, और पीछे से हम रास्ते जहाँ पे हम पीछे भी खेलते थे मस्जिद के बगल में। जब अजान का टाइम होता था तो मस्जिद के पास जाके खेलते थे, और जब पूजा का टाइम होता था तो मस्जिद के अंदर साइड पे जाके खेलते थे। ऐसे जगह से आया हूँ। मुझे याद है जब मैं 2003-4 में जब इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया था, मुझे सोने नहीं मिलता था, क्योंकि हम लोग तब तक मस्जिद के घर में ही रहते थे। सुबह 7 बजे से लाइन लगती थी, ऐसा लगता था पता नहीं मैं कोई बहुत बड़ा जो आविष्कारी बाबा हूँ जिसको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते, लेकिन प्यार करते थे लोग। हर एक फेथ के लोग आते थे, प्यार करते थे, मस्जिद के अंदर आते थे। बाकायदा लंबी लंबी लाइन लगती थी कि इरफान पठान को मिलना है, इरफान पठान को देखना है, क्योंकि आसपास के लोग बहुत एक्साइटेड थे कि एक लड़का 19 साल का लड़का जो 19 साल के उम्र बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, अपने करियर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो बहुत सारे बच्चे इंस्पायर हो रहे थे, बहुत सारे लोग प्यार करते थे जेन्युइनली। जब मैं पाकिस्तान खेल के आया तो और भी ज्यादा लोग प्यार करने लगे, अच्छा परफॉर्म करके आया, एक हीरो बन गया उनकी नजर में। मुझे याद है सुबह 7 बजे हमारे बहुत बड़ा मंदिर है बड़ौदा में, वहाँ के 3 बड़े पुजारी आए थे और मेरे वालिद ने मुझे उठाया, और मेरे वालिद को बाकायदा ताकीद दी थी कि मुझे कल जल्दी मत उठाना, कल मेरा रेस्ट का दिन है, क्योंकि मैं हर रोज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे सोना भी है। लोग मिलने आते, मैं लोगों को 9 बजे के बाद मिलूंगा और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने जाऊंगा, लेकिन कल मुझे सोने देना। लेकिन अब्बा सुबह जल्दी आ गए थे पुजारी लोग। तो वालिद साहब ने उठाया कि मैंने कहा अब्बा आपको मैंने मना किया था, आप क्यों उठाया? बोले नहीं, अगर ये 5 बजे भी आते मैं तुझे उठाना, उठ इनसे मिल, ये तुझे इनवाइट करने आए हैं, और मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। तो उस वक्त जो त्योहार था उस हिसाब से, तो बोली आए आपको जाना है, मना मत करना, तुरंत एक्सेप्ट करो, और जब जाके जब वापस आओ तो मेरे लिए वो पूजा का जो लड्डू मिलता है, जो प्रसाद बोलते हैं जिसे, वो लेके आना।
ऐसे मेरे वालिद हैं, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच वैसी है, तो कभी किसी चीज का डर ही नहीं रहा। मतलब और वहां पे भी देखिए कई तबके ऐसे भी है कि अगर आप मंदिर जाओगे तो अलग फेथ के आप लोगे तो आप बोलेंगे कि आप मंदिर क्यों जाते हो। देखिए अगर आपका ईमान पुख्ता है ना तो आप कहीं भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपके वालिद, ये लोग बात करते रहेंगे, आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अच्छी बात करनी है, आपको मिलाने की बात करनी है, आप कहीं भी जाओ। और मैं बाकायदा वो पूजा में गया, मंदिर में गया, मैं लड्डू लेके आया और अब्बा इतने खुश हुए कि यार ये अच्छा काम किया। और हमेशा याद रखना, अगर आपको स्पेशली अगर आपको डिफरेंट फेथ के लोग आपको बुलाने आए, कभी मना मत करो, क्योंकि इससे प्यार बढ़ता है। आपके वालिद और आपके पिता की जो यानी जो आपके पिता हैं उनकी परवरिश आपके ऊपर साफ साफ नजर आती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके इरफान पठान, आपने दिल खोल के बात की, आप जैसा खेलते हैं वैसा ही बोलते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपका आने वाला जीवन बहुत बेहतर होगा। अगर आप पॉलिटिक्स में भी एंटर होंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे लीडर बनेंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।